बायोलॉजी क्लास 11th में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, तो आप बताएंगे सेल ऑर्गेनेल्स है। यह एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में फैले हुए पाए जाते हैं। तो अगर हम अंतःप्रद्रवी जालिका की अगर बात कर लें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता जो हैं वो के.आर. पोर्टर हैं। के.आर. पोर्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो जनक माने जाते हैं वो के.आर. पोर्टर हैं। इन्होंने 1945 में इसकी खोज किया था और ये के.आर. पोर्टर ने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से एकदम सटा हुआ होता है। जो केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक की जो बाहरी दीवार है, वह बाहरी दीवार ही ढेर सारी अंगुली के समान संरचनाएं, उभरी हुई संरचनाएं, कहीं धसी हुई संरचनाएं, उभरी और धसी हुई संरचनाएं एक बनाता है, अंगुली के जैसा संरचना बनाता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो के.आर. पोर्टर ने 1945 में इसको खोजा था, इसलिए के.आर. पोर्टर को अंतःप्रद्रवी जालिका का जनक या खोजकर्ता कहा जाता है। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती कैसे है? यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी होती है, जो केंद्रक से लेकर जीव द्रव्य कला तक फैली रहती है। जो केंद्रक से लेकर जीव द्रव्य कला तक फैली रहती है। मैंने अभी आपसे बताया कि यह केंद्रक की बाहरी दीवार अंगुली के जैसी संरचना बनाती है। तो वो केंद्रक से का मतलब बाहरी दीवार से की बात हो रही है। यहाँ बाहरी दीवार से जीव द्रव्य कला तक फैली रहती है। और इसकी जो ये कोशिकांग जो होता है, इसमें 3 भाग होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो पहले हम संरचना पर चर्चा कर लेते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना। तो संरचना हम देख लेते हैं। ये आपका समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक। ये केंद्रक हो गया, आंतरिक दीवार होगी, और ये केंद्रक की बाहरी दीवार। और बाहरी दीवार की ही हम बात कर रहे हैं कि बाहरी दीवार जगह जगह धस कर अंगुली के समान संरचना बनाती है। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह एक प्रकार से बाहरी दीवार इसकी जो केंद्रक की जो बाहरी दीवार है वो जगह जगह धस कर ढेर सारे अंगुली के समान संरचना बना रही है। और इसी संरचना को ही हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर ढेर सारे वसा की बूंदों की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। अगर हम बात करें कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे राइबोसोम में। अगर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करने की अगर बात करें कि प्रोटीन के संश्लेषण में सतह कौन प्रदान करता है, तो आप बताएंगे कि सतह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सतह प्रदान करने की अगर बात कही जाएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे कि सतह जो है वह अंतःप्रद्रवी जालिका सतह प्रदान करती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। यदि कहा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण होता कहाँ है, तो राइबोसोम्स में होगा, राइबोसोम्स की बात होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहर वसा की बूंदों के समान या केंद्रक के बाहरी दीवार पर ढेर सारे वसा की बूंदों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम। और राइबोसोम के बाद ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है।
डीएनए या आरएनए, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसमें एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर हो गया, ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, डीएनए हो गया, और ये न्यूक्लियाई हो गई, न्यूक्लियाई। तो अब ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इस संरचना में आपने देखा कि जो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस का जो सेंटर पार्ट है, सॉरी सेल का जो सेंटर पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल का स्टोर रूम होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल का स्टोर रूम होता है, और इसमें डीएनए या आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पाया जाता है। और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर कोर है, और उसके बाद एक न्यूक्लियाई, इसमें ये न्यूक्लियस पूरा है और ये न्यूक्लियाई है। तो न्यूक्लियस का जो आउटर सेल है वो ढेर सारे अंगुली के समान संरचना बना रही है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मैंने अभी बताया कि वसा की बूंदों के समान ढेर सारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसको राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम आप देख रहे हैं, मैंने अभी चर्चा किया कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है राइबोसोम में, और राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं, तो हम अगर बात करें कि एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह कौन प्रदान करता है, तो सतह प्रदान की अगर बात कही जाए, तो सतह प्रदान की अगर बात कही जाए तो हम लोग कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सतह प्रदान करता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें 3 भाग होते हैं। पहला सिस्टर्नी होता है। सिस्टर्नी जो होता है यह लंबी चपटी शाखा विहीन, लंबी चपटी शाखा विहीन और थैली जैसी संरचना होती है। इसमें जो 3 भाग होते हैं, तो सिस्टर्नी हो गया पहला, लंबी चपटी शाखा विहीन जो संरचना थैली जैसी संरचना होती है वो सिस्टर्नी होती है। उसके बाद वेसिकल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वेसिकल की अगर हम बात करें तो वेसिकल थैलिया जिसको हम कहते हैं, वेसिकल में ये क्या करते हैं, ये अंडाकार संरचना होती है। अंडाकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो अंडाकार संरचना होती है उसमें स्रावी पदार्थ भरे होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं, और उसका टारगेट सेल तक वो सिक्रीट होकर वो टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं, और टारगेट सेल तक पहुंचाने के बाद जो उसका फंक्शन होता है वो अपना वो फंक्शन करता है। तो ये वेसिकल्स जो है उसमें स्रावी पदार्थ भरे होते हैं और वो अंडाकार संरचना होती है। तीसरा जो है हमारा ट्यूब्यूल्स, जालिका जिसको हम लोग कहते हैं, ये ट्यूब्यूल्स जो होता है वो केंद्रक के पास जालिका नुमा संरचना होती है, वो ट्यूब्यूल्स होती है। तो इस तरह से आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में थोड़ी सी चर्चा हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 होता है, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद दूसरा होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं, इस रफ का मतलब खुरदुरा होता है, तो हम लोग खुरदुरा लिख सकते हैं। तो ये रफ हो गया है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब चिकना होता है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ और स्मूथ की अगर हम बात करें, रफ और स्मूथ की बात करें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जान रही हैं, रफ का मतलब खुरदुरा हो गया, स्मूथ का मतलब चिकना हो गया। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुरदुरा और चिकनापन आया कहां से? तो यहाँ पर एक संरचना हम बना रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से जो संरचना बन रही है, ये आपको दिख रहा है कि इसकी जो सतह है वो स्मूथ है। अब यही एक हम यहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्मूथ है या नहीं, या पहले वाले से और इस वाले में अंतर क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले वाले और दूसरे वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर राइबोसोम के अगर पार्टिकल्स यहाँ पर डाल दे रहे हैं, यदि राइबोसोम्स के पार्टिकल्स हम यहाँ डाल दे रहे हैं,
तो अब यहाँ पर स्मूथ और ये आपका रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहाँ रफ ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से रफ हो गया। तो रफ और स्मूथ की अगर हम बात करें तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सतह जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सतह जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अगर हम कहें रफ की बात करें तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सतह जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खोजकर्ता के.आर. पोर्टर 1945 में किया था। अगर मोटी बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करता है। मेन इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करता है। क्योंकि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है, और राइबोसोम जो होता है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पर ढेर सारे राइबोसोम्स जो पाए जाते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ढेर सारे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह कौन प्रदान करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह प्रदान करने वाला काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। तो आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किए, उसके बाद अगली क्लास में अगला टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।